हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन मीणा बायोलॉजी में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज ये नया टॉपिक है लघु बीजाणुधानी। दोस्तों, ये जो लघु बीजाणुधानी ये पादप जनन का एक अंग है, जिसमें नर जननांग जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के का भाग है लघु बीजाणुधानी। दोस्तों, इसके अंदर जो नर जननांग संबंधित ये रचना है दोस्तों, जिसमें नर युग्मक बनता है। कैसे क्या बनता है, इसका जो प्रोसेस अपन समझेंगे दोस्तों। ये जो बोर्ड एग्जाम में 12th के अंदर है, जो एनसीईआरटी के अंदर भी ये टॉपिक है, जो 12th के अंदर भी अच्छा इसका जो है रेसो, इसको समझना जरूरी दोस्तों। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ लघु बीजाणुधानी। देखो, ये नरजनांग की रचना किस प्रकार विकसित होती है, कैसे बनती है दोस्तों। तो इसमें मैं जो है पहले आपको बताने जा रहा हूँ पुंकेसर। दोस्तों, ये जो पुंकेसर का हिस्सा है लघु बीजाणुधानी। देखो, अगर अपन बात करें तो एक जो प्रारूपिक जो पुंकेसर होता है दोस्तों, एक जो प्रारूपिक जो पुंकेसर होता है, ये तंतुनुमा रचना होती है, तंतुनुमा। और इसका जो ऊपर का जो भाग होता है, ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है दोस्तों। और ये जो इसके दो भाग होते हैं, ये पुंकेसर के, एक तो ये जो तंतुनुमा रचना होती है, तंतुनुमा रचना, ये जो तंतुनुमा रचना होती है इसकी एक तो, और एक ये जो ऊपर का भाग होता है इसमें। अब देखो, ये जो भाग है, ये जो तंतुनुमा रचना है, इसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु, ये पुतंतु है दोस्तों। फिर देखो, इसके बाद में जो जो ऊपर का जो भाग होता है, ये जो है, ये है परागकोश। ये है परागकोश, परागकोश। दोस्तों, ये जो परागकोश है, ये मुख्य रचना होती है, क्योंकि इसमें जो है परागकण बनते हैं, परागकण। ये दोनों मिलकर के निर्माण करती है पुंकेसर का। ये पुंकेसर है। पुंकेसर के समूह को अपन क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। दोस्तों, जो प्राकोष जो होता है, ये प्राकोष मतलब ये पुतंतु बनता है। पुंकेसर नरजन्नांग होता है। अब देखो, ये जो प्राकोष होता है, प्राकोष के दो पाली होती है। एक, अगर इसकी एक पाली हो तो उसको मोनोडोल्फस होते हैं। सामान्यतः द्विपालित होता है। सामान्यतः क्या होता है? द्विपालित होता है। ये द्विपालित, सामान्यतः क्या होता है? द्विपालित। द्विपालित होता है दोस्तों, द्विपालित। अब देखो, इसमें अगर इसकी जो, अगर अपन ये देखें, और एक द्विपालित, अधिकतर में द्विपालित होता है, द्विपालित होती है तो उसमें प्रत्येक पाली के अंदर दो परागपुट या लघु बीजाणुधानी होती है। अब इसकी बात करें अपन, तो इसको अगर द्विपालित होती है, कईयों में जो अगर एक पालित होती है, तो एक पालित होती है तो उसमें कैसे जो है दो लघु बीजाणुधानी या दो परागपुट होते हैं। एक बार मैं इधर ले रहा हूं, अगर मान लो ये जो द्विपालित होती है, अगर इसका ये जो इधर अपन इसका ये काटते हैं अनुप्रस्थ काट, ये इसका टीएस है, टीएस, ये टीएस है। अब इसका जो टीएस काटने पर, अगर इसका जो टीएस काटे हैं, तो देखो इसको कैसे बनता है। ये टीएस काटने पर एक ऐसी रचना बनती है।
इस प्रकार की रचना बनती है। देखो अगर ये जो इसकी जो ये द्विपालित है, ये जैसे इसमें ये जो रचना है, ये तो इसकी ये जो एक पालित हो गई, ये तो एक पालित हो गई और ये दूसरी पाली हो गई। अब इसमें देखें तो इन जो सभी जो पालियां होती है, इन जो पालियों को जो जोड़ने का जो कार्य करता है, एक विशेष ऊतक करता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। एक विशेष ऊतक करता है जिसे बोलते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। यह संयोजी ऊतक होता है। अब दोस्तों ये जो संयोजी ऊतक होता है, इसमें विशेष पदार्थ होता है जिसे अपन कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। अगर अपन बात करें तो प्रत्येक जो पाली होती है उसमें दो लघु बीजाणुधानी होती है, कोष्ठक नुमा रचना पाई जाती है। जैसे अब इसमें अगर बात करें तो ये जो एक ये कोष्ठक है, ये ऐसे ये जैसे एक कोष्ठक बन जाता है ऐसे। ये जो इसके चार स्तर होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्तर बनते हैं इसके, कोष्ठक नुमा रचना बनती है। देखो दोस्तों, अगर इसके जैसे मान लो लघु बीजाणुधानी की अगर इसकी अपन परिभाषा की बात करें तो ये जो है कोष्ठक संरचना होती है। प्राक कोश के अंदर कैसी रचना होती है? कोष्ठक संरचना, कोष्ठक संरचना, कोष्ठक संरचना होती है, संरचना। दोस्तों अगर बात करें तो ये कोष्ठक संरचना होती है तो ये चार होती है दोस्तों। ये जो कोष्ठक संरचनाएं कितनी होती है? ये जो कोष्ठक संरचना कितनी होती है? कोष्ठक संरचना जो होती है, कोष्ठक संरचना ये कितनी होती है? चार होती है। अब इसकी बात करें तो इस संरचना के चार भाग है। संरचना कितने भाग होते हैं? चार भाग। अब ये देखो ये जो संरचना के चार भाग, चार भाग है। ये भाग अभी अपन इसमें ड्राइंग करेंगे। तो ये लघु बीजाणुधानी के अंदर देखो ये चार भाग कौन कौन से हैं? देखो जो सबसे जो बाहरी स्तर होता है, एक तो इस पर ये जो सबसे बाहरी स्तर होता है इसको बोलते हैं बाह्य स्तर। ये सबसे बाहरी स्तर होता है, इसे बोलते हैं बाह्य स्तर। ये एक विशेष सुरक्षात्मक स्तर होता है, इसे अपन बोलते हैं बाह्य स्तर। अब बाह्य स्तर के बाद में इसके अंदर एल्फा कोशिकाओं का बना, अल्फा सेलुलोज का बना एक कोशिकीय स्तर होता है। बाह्य स्तर के नीचे एल्फा कोशिकाओं का बना एक जो स्तर होता है जिसे बोलते हैं अपन अंत स्तर। क्या बोलते हैं? अंत स्तर। देखो इसमें पाई जाती है एल्फा सेलुलोज। ये एल्फा सेलुलोज होती है इसमें। देखो ये जो है तो ये तो कौन सा हो गया इसका? बाह्य स्तर। चार भाग हो गए इसके। बाह्य स्तर, फिर ये जो दूसरा है ये अंत स्तर, अंत स्तर ये कोशिकीय मोटा होता है। ये अंत बाह्य स्तर हो गया, अंत स्तर होता है ये एल्फा कोशिकाओं का बड़ा, एल्फा सेलुलोज का, सॉरी ये अंत स्तर जो किसका होता है? एल्फा सेलुलोज का बड़ा।
अल्फा, ये जिसमें अल्फा सेलुलोज होती है, अल्फा सेलुलोज। बाद में दोस्तों इसके अंदर जो होता है ये मध्य स्तर होता है, ये 1 से 2 से 3 कोशी के मोटा होता है। ये जो है इसके बाद में ये कौन सा स्तर, ये तो हो गया तुम्हारे अंत स्तर, ये हो गया इसमें मध्य स्तर। मध्य स्तर, मध्य स्तर होता है ये। और मध्य स्तर के बाद में ये एक स्तर होता है जिससे अपन विशेष कोशिकाओं का, जो बड़ी कोशिकाएं होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, द्वि उसमें पे जो है 2 केंद्रक होते हैं, ये मोटी कोशिकाओं का स्तर होता है। ये स्पष्ट मोटी कोशिकाएं होती है। प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। देखो ये एक स्तर होता है, अपन इसकी बात करते हैं। ये स्पष्ट कोशिकाएं होती है, जो बड़ी कोशिकाएं होती है, ये जो स्तर होता है दोस्तों। अब देखो ये जो स्तर होता है इसमें प्रत्येक कोशिका में 2-2 केंद्रक होते हैं दोस्तों। कितने थे केंद्रक होते हैं? 2। 2-2 केंद्रक होते हैं इसमें, ज्यादा अधिकतर ये 2-2 केंद्रक होते हैं। दोस्तों ये जो स्तर है ये टेपिटम स्तर कहलाता है। ये जो चौथा स्तर है इसको अपने एक नाम देते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है टेपिटम स्तर। टेपिटम स्तर। दोस्तों इस प्रकार ये 4 स्तर हो गए इसके, ये 4 भाग, या अपन इसको 4 भाग कह सकते हैं, या 4 स्तर। ये 4 स्तर होते हैं। अब देखो ये तो हो गया इसका जो लघु बीजाणुधानी का स्तर। और इसके जो अंदर का जो भाग होता है, ये जो विशेष उत्तकों का बना होता है, ये लघु बीजाणु जन उत्तक होता है। इसको अपन क्या नाम देंगे? लघु बीजाणु जन उत्तक। यह है लघु बीजाणु जन उत्तक। लघु बीजाणु जन उत्तक, ये लघु बीजाणु जन उत्तक होता है। दोस्तों ये जो लघु बीजाणु जन उत्तक होते हैं इसमें बनते हैं लघु बीजाणु, है ना। ये इसमें क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। इसमें लघु बीजाणु बनते हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार अपन एक जो प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी की बात करें, इसमें 4 स्तर हो गए, और इन चारों स्तरों में से बाह्य स्तर, अंत स्तर, और ये कौन सा होता है? मध्य स्तर और टेपिटम स्तर। दोस्तों सबसे बाहरी एक कोशिकीय स्तर होता है, सुरक्षात्मक स्तर होता है। इसके नीचे एक कोशिकीय स्तर अंत स्तर होता है जिसमें अल्फा सेलुलोज पाई जाती है, ये प्राकोश स्फुटन में सहायक होता है। फिर 2 से 3 कोशिकीय मोटा मध्य स्तर होता है। ये 2 से 3 कोशिकीय मोटा कौन सा होता है? मध्य स्तर होता है। इस मध्य स्तर का कार्य ये अल्पकालिक होता है दोस्तों। ये क्या होता है? अल्पकालिक होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता क्या होती है? ये अल्पकालिक होता है। देखो ये जो अल्पकालिक होता है मतलब कम समय के लिए ये बनता है, परिपक्व अवस्था में ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, मान लो इसका जो ये जो कैसा होता है? ये अल्पकालिक, ऐसे लिख सकते हैं अल्पकालिक। ये दोस्तों अल्पकालिक होता है। ये
अल्पकालिक होता है ये। और ये जो टेपिटम स्तर होता है ये कैसा होता है? पोषक, पोषक एवं सुरक्षात्मक। पोषक एवं कैसा होता है? ये सुरक्षात्मक होता है। दोस्तों अब अपन इसकी बात करें तो यहां जो बात करें तो ये जो चारों ये चार ही लघु बीजाणु दाने हो गए, 1 2, ये देखो मैं आप इसको वापस ले रहा हूं, ये 1 लघु बीजाणु दानी, 2, ये जो 3 और ये 4, ये जो ये क्या है? लघु बीजाणु दानी। इसको अपन कहेंगे लघु बीजाणु दानी कहेंगे, या इनको क्या कहेंगे? परागपुट। परागपुट कहेंगे दोस्तों। ये 4 लघु बीजाणु दानी या परागपुट है। और ये जो इनको जो ये इसको इन सबको जोड़ती है, इस रचना को बोलते हैं एक उत्तक होता है जिसका नाम है कैलस। इसे कहते हैं कैलोस। क्या कहते हैं इसको? कैलोस। इसको कैलोस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कैलोस। इस प्रकार एक प्रारूपिक लघु बीजाणु दानी की ये 4 स्तर है। एक बार इन चारों स्तरों को मैं वापस से जो है बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो देखो ये जो है पुंकेसर की रचना पूतंत्र और परागकोश से होती है। परागकोश मुख्य रचना होती है क्योंकि इसमें परागकण बनते हैं और ये जो परागकण नरयुग्मक का कार्य करते हैं या नरयुग्म निर्माण के लिए जो नरयुग्मकोद्भिद का विकास करते हैं या नरयुग्मक होते हैं एक प्रकार से। देखो दोस्तों अगर ये जो कई बार होती है जो द्विपालित होती है, जैसे मैं एक बार इसको वापस यहाँ ले रहा हूं, अगर ये जो द्विपालित होता है परागकोश, अगर ये द्विपालित होता है तो इस प्रकार ये रचना बनती है इसकी द्विपालित। या आपके द्विपालित जो बनता है वो ऐसे बनता है, देखो ये आपके हो गया द्विपालित। द्विपालित ये आपके इसमें क्रूसिफेरी सोलेनेसी इसमें होता है। और ये आपके एक जो इसमें जैसे मान लो ये जो ऐसे बनता है, ये बनता है एक पालित। एक पालित जो बनता है इसमें ये जो है 2 लघु बीजाणु होगी और एक पालित में ये आपके इसमें होता है आपके इसमें मालवेसी कुल में मालवेसी कुल। दोस्तों मालवेसी कुल में जैसे मान लो गुड़हल में होता है, ये गुड़हल में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, मालवेसी कुल या गुड़हल में देखने को मिलेगा। ये जो आपके ये द्विपालित होता है क्रूसिफेरी सोलेनेसी में देखने को मिलेगा। इसमें द्विपालित में कितनी होती है? 4 लघु बीजाणु दानियां। द्विपालित में कितनी होती है? 4। ये जैसे मान लो ये जो इसमें ये जो 4 लघु बीजाणु दानी होती है, इसमें जो ये कितनी होती है? ये 4 होती है। 4 लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी या परागपुट। ये इसमें कितनी होती है? 2 लघु बीजाणु दानी। दोस्तों मैं जो देखो ये जो इसमें मोनोडर्मिस में कितनी होती है? एक पालित में कितनी होती है? 2 लघु बीजाणु दानी। कितनी होती है? 2 होती है। और द्विपालित में कितनी होती है? 4 होती है। अब अगर बात करें इसमें जो अगर इसमें जो ये जो लघु बीजाणु दानी होती है, प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के दोस्तों 4 स्तर होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पड़ जाता है कि एक प्रारूपिक लघु बीजाणु दानी के में कितने स्तर होते हैं? 4 होते हैं।
और ये जो चारों स्तर ये अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एक परागकोश के कितने स्तर होते हैं, तो परागकोश के भी 4 स्तर होते हैं दोस्तों। अब जैसे मान लो इसमें अपने चारों में ड्राइंग करेंगे तो यही आएगी, सब में सेम आएगी, इनमें ये सब में क्या आएगी, सेम आएगी चारों स्तरों की। अगर इसकी बात करें तो परागकोश में भी 4 स्तर होते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे मान लो अपने एक मकान में एक जैसे कमरा है और एक जो बीच का जो चौक है, अगर उसमें अपने जो दीवार पर अगर कोई लेयर करते हैं, मान लो पुट्टी करते हैं, ये जो सीमेंट की चट करते हैं, तो वो स्तर बनते हैं। तो चाहे मकान के स्तर की बात करें तो भी वो इस तरह आएंगे, कमरे के स्तर की बात करें तो भी वो इस तरह आएंगे। तो इस प्रकार ये जो इसमें परागकोश में भी कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। लघु बीजाणु दानी के कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके जो है लघु बीजाणु दानी के 4 स्तर में एक बार वापस बताने जा रहा हूँ। लघु बीजाणु दानी एक कोष्ठक नुमा रचना होती है, कोष्ठक संरचना होती है पुंकेसर के अंदर। को पुंकेसर में पाए जाने वाली कोष्ठक रचना क्या कहलाती है, लघु बीजाणु दानी कहलाती है, जिसके कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर या 4 भाग। संरचना में 4 भाग होते हैं। बाह्य स्तर ये सुरक्षात्मक होता है, अंत स्तर अल्पा सेलुलोज का बना होता है जो परागकोश स्फुटन में सहायक होता है। मध्य स्तर अल्पकालिक होता है, ये पोषक भी होता है, पोषक रचनाओं को भी संग्रह करता है, पोषक रचनाओं को भी, तथा ये परिपक्व अवस्था में नष्ट हो जाता है। टेपिटम ये सुरक्षात्मक होता है दोस्तों। टेपिटम ये जो पोषक भी होता है, मतलब इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, या ये 2 प्रकार कोशिकाओं में बटा होता है टेपिटम। एक तो स्रावी कोशिका और एक प्लाज्मोडियल कोशिका। स्रावी कोशिकाएं हैं ये जो क्या करती है, प्लाज्मोडियल पोषक होती है, और स्रावी कोशिकाएं ये जो विशेष प्रोटीन का स्राव करती है, स्पोरोपोलिन, जो परागकण के ऊपर बाह्य आवरण बनाती है, जो सुरक्षात्मक होता है। तो पोषक और सुरक्षा दोनों का कार्य करता है। ये जो पोषक इसलिए कि आज जो ये लघु बीजाणु जन उत्तक में जो परागकण बनते हैं उनको ये पोषण प्रदान करता है। कौन, ये जो टेपिटम स्तर। इस प्रकार दोस्तों ये लघु बीजाणु दानी के 4 स्तर है। एक बार आप इसको जो है इसका इसको जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न भी बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये जो दीपालित होती है ये इसमें कुर्सी पेरी और मालवेसी में होती है। यहाँ जो इसको अपन ले लें इनको, ये जो है किसमें होती है, कुर्सी फेरी, कुर्सी फेरी, सॉरी कुर्सी फेरी और सोलनेसी में। ये किनमें होती है, सोलनेसी कुल में, सोलनेसी कुल में ये होती है, सोलनेसी में, सोलनेसी कुल में ये पाई जाती है। और ये मोनोडेल्फस मालवेसी कुल में पाई जाती है। कुर्सी फेरी में सरसों वगैरह आ गई, ये जो सोलनेसी में दथुरा मिर्च वगैरह ये आ गई। अब दोस्तों मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके कंपटीशन के अंदर बोर्ड एग्जाम में भी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं या लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आपको देखने को ये मिलता है। लघु बीजाणु दानी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों मैं जो प्रश्न ले रहा हूं, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पादपों में परागकोश पालित होते हैं, या ऐसे ले सकते हैं अपन, अधिकतर पादपों में परागकोश
अधिकतर पादपों में परागकोश। देखो दोस्तों, परागकोश भी बन सकता है या लघु बीजाणुदानी भी बन सकती है। अधिकतर पादपों में परागकोश या लघु बीजाणुदानी में स्तर होते हैं। परागकोश में पादपों में परागकोश स्तर पाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने यह परागकोश चला करके लिया है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि परागकोश में कितने स्तर होते हैं, तो वो 4 स्तर होते हैं। लघु बीजाणुदानी में जितने स्तर होते हैं वही परागकोश में स्तर होते हैं। तो ये कितने स्तर परागकोश अधिकतर पादपों के परागकोश में स्तर पाए जाते हैं। पहला है ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है दोस्तों 3 और सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। दोस्तों, मैं यहाँ ये जो परागकोश मेरा लिखने का कारण है कि कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो इसमें आपके कितने स्तर हो गए? 4 स्तर। दोस्तों, अब एक जैसे परागकोश में जो लघु बीजाणुदानी कितनी होती है? 4, या द्विपालित परागकोश में लघु बीजाणुदानी होती है। दूसरा क्वेश्चन है द्विपालित परागकोश में लघु बीजाणु दानी की संख्या होती है। दोस्तों, द्विपालित परागकोश में लघु बीजाणुदानी की संख्या कितनी होती है? तो देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें ए ऑप्शन आपके 2, बी ऑप्शन आपके 3, सी ऑप्शन आपके 4 और डी ऑप्शन आपके 5। इसमें डी ऑप्शन कितने आपके? 5 है। तो इसमें जो है द्विपालित में जो लघु बीजाणुदानी की संख्या या परागकूट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब आपके जो तीसरा क्वेश्चन आपके बनता है, अल्फा सेलुलोज स्तर पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज का स्तर होता है। अल्फा सेलुलोज का स्तर होता है। अब दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन आपके बाह्य स्तर, बी ऑप्शन आपके अंतः स्तर, सी ऑप्शन आपके मध्य स्तर, डी ऑप्शन आपके टेपिटम स्तर। दोस्तों, इसमें आपके जो है इसका जो आंसर आपके बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से कौन सा स्तर अल्पकालिक है? निम्न में से कौन सा स्तर अल्पकालिक है? अल्पकालिक है दोस्तों। इसमें आपके एम में है आपके वही बाह्य स्तर बी अंत स्तर सी मध्य स्तर और डी टेपिटम स्तर। दोस्तों अब आप जानते हो इसमें कि अल्पकालिक कौन सा है? मध्य स्तर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन सा स्तर निम्न में से कौन सा स्तर पोषक होता है या विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है? दोस्तों वही चारों ऑप्शन होके वही है आपके बाह्य स्तर बी अंत स्तर सी मध्य स्तर और डी दोस्तों टेपिटम स्तर। दोस्तों अगर इसकी अपन बात करें इन चारों में से आपके कौन सा है? टेपिटम स्तर पोषक होता है। टेपिटम ये कौन सा होता है? टेपिटम स्तर पोषक होता है। इस प्रकार अपन एक प्रारूपिक लघु बीजाणुदानी की क्वेश्चनों की बात करें तो आपकी ये क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको ये जो लघु बीजाणुदानी बताई है और इसमें लघु बीजाणुदानी से संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन जो मैंने आपके जो स्ट्रक्चर बनाया या समझाया उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना, पढ़ना, समझ में आएगा। दोस्तों अब मैं आपको ये एक बात कहने जा रहा हूँ कि आप ये जो है अच्छा टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम से संबंधित है। आपको इसको अच्छी तरह देखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 2 बार देखें। अगर कोई त्रुटि हो तो दोस्तों कमेंट करें और आप इसको अगर आपको समझ में आए तब आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।